पूरी वर्दी दागदार नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। अदालत भी पूरी तरह से दागदार नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। लेकिन इसी अदालत में तो 39 रुपए के लिए, 39 रुपए के लिए इसी अदालत का करतूत है। 39 रुपए के लिए 30 साल से अधिक की सजा भुगत करके एक परिवार, एक शख्स लौटा, उसकी मौत हो गई, पूरा खानदान खत्म हो गया। जिस दिन रिहा हुए उसके दूसरे ही दिन हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। यह भी इस देश ने देखा है। इसकी भी रिपोर्ट क्यूबाइट नेटवर्क ने ही की है और इसी यशवंत वर्मा को भी पूरी दुनिया ने देखा है। अदालत पर तो कुछ कहने का मन नहीं करता, क्योंकि 1.5 साल से 3 साल से अदालत से ही लड़ रहे हैं। वो अदालत हालांकि मुंबई हाई कोर्ट है, लेकिन ध्यान रहे सुप्रीम कोर्ट भी अब स्क्रूटनी में है, स्क्रूटनी में है। अदालत सवालों से बच नहीं पाएगी, अदालत सवालों के घेरे में है। 18 फरवरी 2025 की घटना है। एक सत्येंद्र सिंह भसीन को कनॉट प्लेस से उठाया जाता है, सादे लिबास में होते हैं, कहा जाता है कि वो पुलिस है। उसे फिर पुलिस थाने ले जाया जाता है और फिर उसमें बाद में जब, और ये भांडा कैसे फूटा, उनकी बेटी ने, सत्येंद्र सिंह भसीन की बेटी ने एक ऐप के जरिए ट्रैक कर लिया कि मेरे पिता कहां हैं, और उनको पता भी नहीं चला, जो अपहरणकर्ता थे उनको पता नहीं चला। और उनकी बेटी उनके वकीलों के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है, हक्का बक्का हो जाता है पूरा मामला। पता चलता है कि वो तो किसी पुलिस स्टेशन का एड्रेस है, वहां पुलिस वाले मौजूद हैं। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर इनकी बेटी वकील के साथ यहां पहुंच कैसे गई, किसने इंफॉर्म किया। परेशान, हैरान, क्यों? क्योंकि वो जो स्थानीय पुलिस को इंफॉर्म करना था वो भी नहीं किया, वो भी बाद में किया। ये सारे ऑर्डर यहां पर मौजूद है हाई कोर्ट के, इस दस्तावेज में है। इस दस्तावेज में हमारे पास ये सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, सारे रिकॉर्ड्स। अब उस ऐप, मैं समझता हूं कि आईफोन को रॉयल्टी देना चाहिए। वेयर इज माई आईफोन ऐप से सत्येंद्र सिंह भसीन की बेटी ने अपने पिता को ट्रैक कर लिया 1.5 घंटे के अंदर, और अपने वकील के साथ उस पुलिस स्टेशन पहुंच गई, और फिर वहां सब हक्का बक्का रह गए। अब ये अपहरण है, अरेस्ट है, पुलिस इसे अरेस्ट दिखा रही है। सत्येंद्र सिंह भसीन कह रहे हैं कि ये अपहरण है, और अपहरण के सबूत, डिजिटल सबूत बहुत पुख्ता है, बड़ा भारी है, नकार नहीं सकती उसे, कोई दुनिया की ताकत नहीं नकार सकती। डिजिटल प्रूफ हैं, सीसीटीवी के फुटेज हैं, सारे दस्तावेज दिल्ली हाई कोर्ट में मौजूद हैं। और अब ये पूरा प्रकरण जो मैं आपको बताऊं, आज मैं ये एक्सक्लूसिव वीडियो सत्येंद्र सिंह भसीन का मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो अपने से उन्होंने बताया है। लेकिन सत्येंद्र सिंह भसीन ने 22 फरवरी को दिल्ली पुलिस में एफआईआर के लिए कंप्लेन दर्ज किया, अपना कंप्लेन किया। आज तक एफआईआर नहीं हुआ, आज तक दिल्ली पुलिस में एफआईआर नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, सत्येंद्र सिंह भसीन ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी खत लिखा है। उस खत की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है, उस खत की सारी कॉपी हमारे पास मौजूद है। वो मजमून ये है कि प्रधानमंत्री जी, हम आपसे अपील करते हैं कि इसमें इंटरवीन कीजिए। गृह मंत्रालय को भी गया है, मुख्यमंत्री को भी गया है, उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि मुख्यमंत्री जी आप इसमें इंटरवीन कीजिए, देखिए अगर मैं गलत हूं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई कीजिए, गंभीर कार्रवाई कीजिए, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं अगर मैं गलत हूं तो। अब इनके केसेस जो हैं वो सिविल हैं, दीवानी हैं, सिविल सूट हैं, क्या हैं, वो प्रकरण अलग है, वो मामला अभी अदालत में है, वो अदालत अपना निपटेगी। किससे किसकी इनकी लड़ाई चल रही है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं उस प्रकरण में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। आवश्यकता पड़ी तो जरूर आऊंगा, लेकिन यह सवाल यह है कि मोदी को, योगी को, होम मिनिस्टर को बदनाम करो,
उसको इस तरह से ले आओ ताकि उस खबर को लीक करो, और अगर इसका इनकाउंटर कर दिया तो और भी माहौल बनेगा। यह साजिश, इतनी गहरी साजिश रची गई पर्दे के पीछे कि इतने बड़े बिजनेसमैन को बुलाओ, अपहरण करो और फिर कहो कि लॉ एंड ऑर्डर का देखो ये सिचुएशन है। योगी को बदनाम करने की कोशिश की, जो पिछले 10 वर्ष से लगातार उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए एकजुट होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, और गृह मंत्री को भी बदनाम करने की कोशिश हुई। तो आज ये खत और वीडियो दोनों प्रधानमंत्री के पास पहुंचा है, योगी आदित्यनाथ जी के भी दफ्तर पहुंचा है, गृह मंत्रालय को भी पहुंचा है। मैं आज अनुरोध करूंगा प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, कि इस भशीन बिजनेसमैन की फरियाद जरा सुनिए, मामला क्या है, कहां यह गलत, इनका व्यवसाय से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इनकी अगर गलती है, कहीं पर ये फ्रॉड कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, इनको पकड़िए, जेल में डालिए। लेकिन ये जेल में डालने की तो बात है ही नहीं, कहीं मामला तो कुछ और है, इसको तो पकड़ना पड़ेगा। तो सुनिए मिस्टर भसीन की जुबानी, क्या हुआ, कैसे हुआ, सुन लीजिए जरा सा। अंग्रेजी में है, मैं इसको हिंदी में मैंने आपको आधा बताया है और मैं डिटेल बताऊंगा आपको, सुनिए जरा सा वीडियो। Kidnap me, then nobody's safe. There's only 1 in a million incidents like this can be red-handed caught. Otherwise, thousands and thousands of people get killed by the weaponization of our system. Why should senior most police officials get involved in a civil dispute? They don't give damn to a law. They feel they are supreme. They are not answerable to anyone. But next time any commissioner orders abduction of somebody, he should shiver. Are these government attack dogs authorized to do this? Is someone authorized to pay police people to execute somebody? If somebody can have guts to execute such an operation on a person of my stature and knowledge, just imagine what is happening with the normal local people. I was kidnapped in the busiest street in Delhi city by the corrupt police officers. This is my story. It was 18th of February. 12:35 was the time. It was the most horrific day of my life. When I stepped out of my office to go towards the Taj Hotel, which is right 100 meters from my office, I would have taken 20 steps and suddenly I see a Fortuner white gunning towards me. It stops in front of me. 5 people get out of it and there is one more on the side. And they suddenly stop. They picked me up and threw me in the back seat. When they were throwing me in the car, my feet struck the window pane of the left side of the vehicle. It got broken. There was certain injury which happened on my legs because those particles of glass were there on my leg. So when I asked them, these people said simply that Madam Commissioner of Noida wants to see me. These people tied me up like they were the professional goons or the people who were professionally trained. In the meantime, they start driving the car towards the Patiala house. After driving for a certain time, they took me to secluded spot. The secluded spot was a police chowki. I pleaded, I screamed, I asked them, please allow me to call my family. But I think their intentions were very different. They had some different plan in their mind. And so they were not ready to listen to me. And the spot was such that even if I scream, nobody is going to listen to me. It was probably planned like that. They were all armed. They were all carrying pistols. And I was genuinely very horrified. Suddenly around 4:30, my counsel barges in with his junior and my driver and couple of people.
What had happened is, when my phones were not traceable, my children were able to trace my location with a feature of iPhone, find my phone, and then they informed the local council to reach the spot because it was showing the Greater Noida. So he reached the spot. All these people were taken aback. They were completely shocked that our team members and our lawyers were there in front of them. Very surprising, all these 5 people vanished from there. In the meantime, because that car was standing there, the Amit Chauhan with his junior took some photographs of the car. Later we found out the number plate the car was carrying was a fake. Does police use a fake number plate car? Unbelievable. Were they planning an encounter? When we asked them, you tell us what is the scenario, why did you pick us up? It appeared that they were not prepared for the answer. They didn't know how to respond and what to do. They were just completely confused. But then they said, we have registered a FIR on the complaint of DS chewing. And on that pretext, because my counsel Amit Chauhan was there, he immediately asked, before you put an arrest, you need to give us a copy of the FIR. So they gave us the copy of the FIR, and the copy of the FIR showed the section which was less than 7 years. So he immediately questioned them, on this FIR, you cannot put an arrest. This is not permitted. So they really got perplexed with the whole situation, realizing that they have done one mistake after the other because this was double plan. The plan was something else. The plan was something very horrifying. Just because of the intervention of the Delhi High Court and the location tracking by my children, I was found. In the morning they took me for a medical checkup, which is mandatory as per law. The doctor said there has been a physical assault, and he put some medicine also on my scratches on my legs, which were due to the broken window pane of the car. So in the meantime, we asked them for an arrest memo, which they never gave. We asked them for a grounds of arrest, which they never gave. Good luck to us that we found such a amazing CGM in Noida court. We explained the whole situation to her, and we told her that the arrest was made at 12:35. As per the documents provided by these people, the FIR was registered at 2:43. Our driver's report to police is at 2 o'clock. The arrest they have shown in their books is 5:45, and the information to Delhi police is at 7:45. As per the protocol, which I know, any interstate arrest, the police needs to be informed first. And for informing somebody, you need to have a police FIR and a warrant. In the meantime, with the grace of God, the CGM was convinced that the whole process was incorrect. She refused the remand asked by police. I must inform you, it's extremely rarest of rarest incidents when a refusal of remand is done by a judicial magistrate. We are very thankful to receive the remand orders. All the orders are under the link below. Go to the orders. On one side, the senior most police officer who is at Health Affairs in Noida and one of the richest industrialists in Delhi, NCR, who is using and pulling his strings and hiring the most powerful lawyers to protect him. I wish that these guys, whoever are responsible, the person who ordered my abduction, the person who undertook my abduction, and the people who went for executing it, they all need to be brought to law. They need to be punished, and they need to be punished fast.
I have made an appeal to our respected Prime Minister that he must intervene in this matter because the people of so much power cannot be handled in such a very difficult for us to get justice from that point. एक इतना बड़ा बिजनेस है, मुझे नहीं मालूम इनके बैकग्राउंड के बारे में, इनका क्या डिस्प्यूट है नहीं है, किनसे है, उसको आगे जैसे अनफोल्ड हुआ, क्योंकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स अब आ गए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स। अब जिसका जिक्र ये कर रहे थे, हाई कोर्ट अपने एक ऑर्डर में लिख रहा है, द कोर्ट इन संदीप कुमार सुप्रा हैज कैटेगरिकली हेल्ड that interstate arrest cannot be effected without following a proper protocol। इसका ये जिक्र नहीं कर रहे हैं। और उसमें फिर वो कमेटी का